हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी इस वाले क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हम मेकाई की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है या औसत जो इंटरनल एनर्जी है उसको अपन इस रूप में व्यक्त कर रहे थे। इससे अगला क्वेश्चन पढ़ो जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए है। पढ़ो उसको एक बार। देखो कि एम द्रव्यमान का कोई कण है एवं जो आवृत्ति के सरल आवर्ती दोलक के लिए 0 से e परास में कोष्ठिकाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। कि एक सरल आवर्ती दोलक है किस कण के लिए? m द्रव्यमान के कण के लिए, जो कि न्यू आवृत्ति से मोशन कर रहा है। इस तरह से एक सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, वो इस तरह से मोशन कर रहा है, तो उसमें कोष्ठिकाओं की संख्या, तो हर टाइम उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही होगी। तो एनर्जी चेंज हो रही होगी तो मतलब हर कोष्ठिका में उसकी रहने की जो प्रायिकता है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें क्या निकालना है? उसकी कोष्ठिकाओं की संख्या निकालनी है। तो देखो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए जो टोटल एनर्जी है वो किस तरह से लिखी जाती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx², और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो p²/2m के रूप में लिख दिया इसको, p²/2m। कैसे? कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो p²/m, तो 2m हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पर इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया। x किसी एक विमीय के लिए बात कर रहे हैं, x और px दोनों आ रहे हैं। कौन सा निर्देश तंत्र हो गया जहां पर x और px दोनों आए? कला निर्देश तंत्र हो जाएगा, फेज स्पेस हो जाएगा। तो E इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा? हाफ k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? k जो होता था ω² इक्वल टू k/m हुआ करता था। ठीक है, तो यहां से अपन k की वैल्यू है वो कितनी लिख सकते हैं? ω² m जो भी है वो लिख सकते हैं यहां पर ω² m x² प्लस में px² में कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। इसको अपन ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, यहाँ पर e का हमने दोनों तरफ भाग दे दिया, तो ω² m/2 e x² प्लस में p² में 2m इस तरह से लिख सकते हैं अपन, या नॉर्मल इसको k ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग से वैल्यू शो कर दो उसकी। ठीक है, तो 1 इक्वल टू x² में इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 2e/k प्लस में px² में e का इधर और भाग लगेगा 2me, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि ये इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। जैसे ऐसे कोई समीकरण है x² में a² प्लस में y² में b² इक्वल टू 1, इसकी समीकरण होती है x² में a², तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट में स्क्वायर प्लस में px² में रूट ऑफ 2me का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसकी समीकरण हो गई? एक दीर्घवृत्त की समीकरण हो गई। यानी कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर अगर मोशन कर रहा है तो वो कौन सी समीकरण का फॉलो कर रहा होगा? दीर्घवृत्त वाली समीकरण का फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पर ये किसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है? ए की को और ये बी की को। ठीक है, तो ए और बी होते क्या है वहां पर? इस तरह से हुआ करता था दीर्घवृत्त। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर px, तो x से रिलेटेड वाली जो समीकरण है वो कितनी है यहाँ पर दीर्घवृत्त में? ये वाला a रहेगा, a इक्वल टू कितना है? 2e/k, और b इक्वल टू कितना है यहाँ पर हमारे पास? अंडर रूट में 2me। ठीक है, इस तरह से एक सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए एक दीर्घवृत्त के अंतर्गत क्या होंगी? कोष्ठिकाएं होंगी। और ये दीर्घवृत्त कैसा है? द्विविमीय है। द्विविमीय या केवल x आ रहा है तो एक विमीय बोल सकते हैं, जिसमें xp और px भी है। तो इसके अंतर्गत अगर आप कोई भी अल्पांश ले रहे हैं, इस दीर्घवृत्त के अंतर्गत अल्पांश लिया, x दिशा में कितना हो जाएगा? dx, और x दिशा में कितना हो जाएगा? ये dpx हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालो पहले। किसका क्षेत्रफल? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा बताओ? a से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², ये दोनों बराबर होती है, a इक्वल टू b, तो पाई r² हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना होगा? पाई इंटू a इंटू b, क्योंकि दोनों अलग अलग होती हैं। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई a की वैल्यू डाल दी यहाँ पर अंडर रूट में 2e/k
b की वैल्यू डाल दी रूट में 2me, इस तरह से डाल दी यहां पर। तो a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा देखो, पाई रूट टू टू हो जाएगा, रूट ई हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा रूट में k, ठीक है, और रूट में m, ठीक है, इतना हो जाएगा। और रूट में m अपॉन k, रूट में k बाई m, रूट में m अपॉन k, अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा के। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई e, अपॉन में कितना हो जाएगा ये ओमेगा के बराबर, क्योंकि रूट में जो k m बाई k आएगा वो 1 बाई ओमेगा के बराबर होगा यहां से, ठीक है। तो यहां से अपन ने इसको लिख दिया 2 पाई e, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई न्यू आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति में रिलेशन, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, e अपॉन न्यू क्या आ गया, उस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब जैसे कि आपके पास एक दीवार है, ठीक है, दीवार में दीवार का आयतन पता है आपको, और प्रत्येक ईंट का आयतन पता है। तो ईंट के आयतन का अगर हम दीवार के आयतन में भाग देते तो किसकी संख्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। इसी तरह से इसमें ये पूरा क्षेत्रफल था, ये बाउंड्री है, दीर्घवृत्त है, इसकी बाउंड्री है, इसमें हमें क्षेत्रफल पता है कितना है इसका, e बाई न्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, dx इंटू dpx है। तो अल्पांश का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर ये केवल तल में है इसलिए अल्पांश का क्षेत्रफल पर बात होगी, आयतन तो होगा ही नहीं, वो कितना हो जाएगा dx इंटू dpx, और dx इंटू dpx कितने के बराबर होता था, न्यूनतम आयतन h के बराबर, पढ़ा था हाइगन के अनिश्चितता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, कितने के बराबर हो सकता है मिनिमम, h के बराबर। तो न्यूनतम से न्यूनतम हम h के बराबर ही मान लेते हैं उसको। तो कोष्ठकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, कोष्ठकों की संख्या, कोष्ठकों की संख्या वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, बताओ, कि कुल क्षेत्रफल में हमने भाग दे दिया एक कोष्ठका के क्षेत्रफल का, यानी कुल क्षेत्रफल में एक कोष्ठका के क्षेत्रफल का हमने क्या दे दिया, एक कोष्ठका के क्षेत्रफल का हमने भाग दे दिया। तो a का मान है e अपॉन न्यू, ठीक है, e अपॉन न्यू, और एक कोष्ठका का क्षेत्रफल कितना है h, इसका भाग दे दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास e अपॉन h न्यू। ये क्या है हमारे पास कोष्ठकों की संख्या। तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन को पढ़ो कि m द्रव्यमान एवं न्यू आवृत्ति के सरल आवर्ती दोलक के लिए 0 से e परास में कोष्ठकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने इसको कितनी परास के लिए लिखा था, 0 से e परास के लिए, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी हम कितनी लेकर चल रहे थे उसकी e, इसलिए 0 से e परास में कोष्ठकों की संख्या आई है। जब 0 से e परास थी तब e अपॉन h न्यू आई है। अगर हम 0 से परास लें e प्लस डी तो कितनी हो जाएगी, e के स्थान पर e प्लस डी रिप्लेस कर दो तो कितना आ जाएगा e प्लस डी अपॉन में h न्यू, यानी कि e अपॉन में h न्यू प्लस में डी अपॉन में कितना h न्यू, इतना आ जाएगा। तो ये तो 0 से e परास में हुई ये वाली, ये 0 से e प्लस डी परास में हुई। देखना जरा इसको कि 0 से e परास, ये वाला e परास है, और ये वाली 0 से e प्लस डी परास है। तो हमें चाहिए e से e प्लस डी वाली परास, इस वाले रीजन में जो मैं डार्क कर रहा हूं, इस वाले परास में हमें कोष्ठकों की संख्या निकालनी है। तो टोटल कोष्ठकों की संख्या में से, यानी कि e प्लस डी परास की कोष्ठकों की संख्या में से e परास की जो कोष्ठकाएं हैं उनको घटा दें तो किस में आ जाएंगी, e से e प्लस डी परास में। तो e से e प्लस डी परास में कोष्ठकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, टोटल में से, यानी कि e अपॉन एच न्यू प्लस डी अपॉन एच न्यू में से किसको घटा दें, 0 से e परास की कोष्ठकों की संख्या को, यानी कि e अपॉन एच न्यू को घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, डी अपॉन में एच न्यू। ठीक है, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पढ़ना इसको एक बार, ठीक है, पढ़ो अभी तुरंत पॉज करें। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगला देखो, कि त्रिविमीय मुक्त कण के लिए हमें सिद्ध करना है, त्रिविमीय मुक्त कण के लिए हमें सिद्ध करना है कि 0 से e परास में कोष्ठकों की संख्या है वो कितनी होगी। सिद्ध करने के लिए भी या एवेल्यूट करने के लिए पूछ सकते हैं इसको कि वैल्यू दी गई है, उसको
पूछ लेगा सिद्ध करने के लिए, या नॉर्मली उसको निकलवा ही लेगा कि वो कितनी होती है ऐसे। तो देखते हैं इसको भी। देखो एक त्रिविमीय मुक्त कण है, एक निकाय है, उसके अंतर्गत त्रिविमीय मुक्त कण। त्रिविमीय मुक्त कण से मतलब क्या है कि एक पार्टिकल है वो सभी दिशाओं में मूव करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। एक्स में, वाई में, जेड में सभी दिशाओं में मूव करने के लिए स्वतंत्र है। तो हर समय उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही होगी। जैसे कि एक निकाय है, हम उसको कोष्ठकों से निर्मित मान रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये स्टैटिकल फिजिक्स में नॉर्मली हम मानकर चल रहे हैं इस तरह से कि एक निकाय है, उसको हमने छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लिया। अब ये मुक्त कण है, वो सभी जगह घूम रहा है, तो लगातार उसकी एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी की कोष्ठकों की अलग अलग होती है, तो लगातार उसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, वहां पर चेंज हो रही होगी। तो उसमें हमें कोष्ठकों की संख्या निकालनी है कि एक त्रिविमीय मुक्त कण के लिए 0 से E परास में, 0 से E परास के अंतर्गत अगर वो कण अपनी एनर्जी को रख रहा है तो उसके अंतर्गत उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो कि नॉर्मली हम त्रिविमीय में किसी भी कोष्ठका का आयतन हम किस तरह से लिखते हैं, अल्पांश में कला निर्देश तंत्र में dx d by dz dpx dp by dpz, इस तरह से एक कोष्ठका का आयतन है ये, एक कोष्ठका का आयतन, ठीक है। निकाय का अगर हमें कुल आयतन चाहिए, निकाय का कुल आयतन, कुल आयतन उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो कि 6 है इसमें, 6 डेरिवेटिव हो रहे हैं, तो 6 इंटीग्रेशन करके हम अगर निकाय का कुल आयतन निकालना है हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरह से कि निकाय का कुल आयतन अगर हमें चाहिए इक्वल टू, तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन कर दिया 6 बार dx d by dz dpx dp by dpz। आपने तो मैक्सिमम ट्रिपल ही पढ़े होंगे मैथ में, लेकिन यहाँ 6 आएंगे, आगे भी आएंगे। इस तरह से इसमें 3 dx d by dz के हैं, इनको सेपरेट कर दिया, और 3 किसके हैं, ये dpx dp by dpz, ठीक है। कौन से निर्देश तंत्र में लिखा है इसको हमने, कला निर्देश तंत्र में, क्योंकि वहां स्थिति और संवेग दोनों एक साथ होते हैं। dx d by dz किसी अल्पांश का स्थिति निर्देश तंत्र में क्या कहलाता है, ये आयतन। इसको हमने नॉर्मली v से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, dv इक्वल टू कितना होता था, dx d by dz इतना होता था। किसी अल्पांश का स्थिति निर्देश तंत्र में आयतन, अल्पांश आयतन, इंटीग्रेशन हो रहा है तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, dpx dp by और dpz, ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो क्या है, निकाय का कुल आयतन आया। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि एक दीवार के आयतन में यदि हम एक कोष्ठका के आयतन का भाग दे दें तो कोष्ठकाओं की संख्या आ जाएगी। तो कोष्ठकाओं की अगर हमें संख्या निकालनी है, कोष्ठकाओं की संख्या, कोष्ठकाओं की संख्या अगर हमें निकालनी है तो वो कितनी आएगी, ये तो कुल आयतन आया कि एक निकाय है उसका हमने 0 से E परास के लिए हमने टोटल आयतन निकाल लिया। उसमें एक कोष्ठका का जो आयतन है, एक कोष्ठका का मिनिमम जो आयतन है वो कितने के बराबर होगा, h इंटू h यानी कि h क्यूब के बराबर होगा, तो h क्यूब का भाग दे दिया तो कोष्ठकों की संख्या आ जाएगी कि कुल आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे दिया तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो उसी तरह से ये आ गया हमारे पास। अब मेन चीज है v अपॉन h क्यूब, इतना तो है। अब इसकी वैल्यू और हमें निकालनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ dpx dp by dpz, इसको कैसे इवैल्यूएट करें। तो देखो इसको कि जो संवेग होता है p वेक्टर, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, px i कैप प्लस p by j कैप प्लस pz k कैप। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं इसको। तो अगर इसका स्क्वायर करें यानी कि परिमाण निकालें तो वो कितना आएगा, px स्क्वायर प्लस p by स्क्वायर प्लस में pz स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण किस टाइप की दिख रही है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होती है, उस टाइप की समीकरण है। तो इस टाइप की समीकरण से हमें अंदाजा लग रहा है कि संवेग निर्देश तंत्र, ये तो था स्थिति निर्देश तंत्र, ये है संवेग निर्देश तंत्र, और दोनों को कंबाइन कर दिया तो पूरा था कला निर्देश तंत्र, ठीक है। तो उसमें अगर हमें संवेग निर्देश तंत्र के अंतर्गत कोई भी अल्पांश लेना है तो वो किसके फॉर्म में लेना है, गोले के फॉर्म में, क्योंकि ये समीकरण किसकी निकल कर आ रही है, संवेग की गोले के रूप में, जिसकी रेडियस कितनी काम करेगी, p काम करेगी। तो संवेग निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमने एक गोला लिया
जिसकी रेडियस कितनी है, p है, 0 ये है, तो उसकी रेडियस कितने के बराबर हो गई, संवेग p के बराबर हो गई। तो उस संवेग निर्देश तंत्र के अंतर्गत जो अल्पांश के रूप में हमने गोला लिया है ये, तो इस गोले का टोटल आयतन कितना हो जाएगा, dpx dp बाई dpz। संवेग निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमने एक p त्रिज्या का गोला लिया है, तो टोटल जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और गोले का आयतन होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई पी क्यू हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और 4/3 पाई पी क्यू, क्योंकि टोटल जो एनर्जी है वो कितनी होगी, कण की कुल ऊर्जा, कण की कुल ऊर्जा, क्योंकि कण कैसा है, मुक्त कण है, मुक्त कण है तो उसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई भी वो पोटेंशियल एनर्जी को अनुभव नहीं कर रहा होगा, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि कण कैसा है, फ्री पार्टिकल है। तो उसकी जो टोटल एनर्जी है हाफ mv² लिख सकते हो या p² 2m लिख सकते हो। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2me का रूट आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 4/3 पाई, p की वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 2me की पावर में 3/2, ठीक है। इस वैल्यू को यहां पर हमने क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v/hq 4/3 पाई 2me की पावर में 3/2। तो 0 से e परास में हमें क्या मिल जाएगा, ये कोष्ठकों की संख्या, क्योंकि हमने जो कण की जो कुल ऊर्जा मानी है वो कितनी मानी है, मैक्सिमम e के बराबर मानी है, इसलिए कौन सी परास में होगा वो, 0 से e परास में, ठीक है। करना इसको क्वेश्चन को कंप्लीट, पढ़ना इजी है। इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।